नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का और बुलेटिन में सबसे पहले बात गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की, जिसकी तारीख तो बदली ही, पुराने मंत्रिमंडल के तमाम चेहरे भी बदलने वाले हैं। तो वहीं खबर यह भी है कि अपना पत्ता कटने से नाराज कई पुराने मंत्री नाराज हो गए हैं और गांधीनगर में एक तरह का सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पोस्टर फाड़ा, बैनर तोड़ा, स्वागत गेट भी कर दिया धराशायी। एक एक कर मिटा डाला 15 सितंबर के जिक्र करने वाले तमाम सबूत, क्योंकि भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच फंस गया। भारी विरोध के कारण बदल गई शपथ ग्रहण की तारीख। शपथ ग्रहण का सस्पेंस जो है बरकरार है। आप देख सकते हैं यहाँ 15 तारीख लगी हुई है और ये 15 तारीख का पोस्टर जो है वो हटाया जा रहा है। ये आप देखिए, ये तमाम पोस्टर जो है यहाँ से इनको हटाने की हिदायत दी गई है। सूत्रों के मुताबिक जैसे पुराने मंत्रियों को ये खबर लगी कि भूपेंद्र पटेल का पूरा मंत्रिमंडल नया होने वाला है, बीजेपी में हड़कंप मच गया। पत्ता साफ होने की सूचना से नाराज लोग पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर पहुँच गए। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री ईश्वर पटेल, ईश्वर परमार, बच्चू खाबड़, वासण आहिर, योगेश पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मिलकर अपनी नाराजगी जताई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब 16 सितंबर को दोपहर 1:30 पर मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। गुरुवार को कुल 27 मंत्री शपथ लेंगे। सारे चेहरे नए होंगे। नो रिपीट 3 के तहत ही मंत्रिमंडल बनेगा। जातियों को साधने की कोशिश होगी। नाराज नेताओं को मनाने की भी कोशिश जारी है। सूत्रों के मुताबिक जिन 27 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा उनमें हर्ष संघवी, नीमाबेन आचार्य, राजेंद्र त्रिवेदी, आत्माराम परमार, किरीट सिंह राणा, गोविंद पटेल, अरविंद रयानी, देवाभाई मालम, संगीता पाटिल, जगदीश पटेल, शशिकांत पंड्या, ऋषिकेश पटेल, गजेंद्र सिंह परमार, जीतू वाघानी, चेतन इमामदार, कनुभाई देसाई, पंकज देसाई के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र मंत्रिमंडल में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलने वाली है। लेकिन आपका नाम है संभवित, इसका क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता, वो मोड़ी मंडल जानता। जाहिर है बीजेपी ने गुजरात में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला है, बल्कि पूरी सरकार का कायाकल्प करने की तैयारी कर ली है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। और अब बात राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमले की। दरअसल आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इस मौके पर राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस के नए प्रतीक चिन्ह और नए झंडे का अनावरण किया। लेकिन इसी मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बेहद तीखा हमला बोल दिया। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर तीखा हमला बोला तो लगे हाथ ये सवाल भी उछाल दिया कि आखिर हिंदू धर्म को सबसे बेहतर समझने वाले महात्मा गांधी की छाती में गोली क्यों मारी गई। महात्मा गांधी एक उदाहरण थे और महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से समझा और सिखाया। और अहिंसा हिंदू धर्म का फाउंडेशन है। तो फिर आरएसएस की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, गोडसे ने उस व्यक्ति के छाती के अंदर 3 गोली क्यों मारी? राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो मरते दम तक आरएसएस की विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। आज देश में आरएसएस की, बीजेपी की सरकार है। और इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं,
मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने लक्ष्मी और दुर्गा का मतलब समझाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी इन दोनों देवियों पर हमला करती है, महिलाओं को कमजोर करती है। कि लक्ष्मी वो शक्ति है जो घर में पैसा लाती है। गलत इंटरप्रिटेशन। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आता है। लक्ष्य को जो शक्ति पूरा करती है, आपके दिल में कोई भी लक्ष्य हो, कोई पैसा बनाना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, उसके दिल में जो भी लक्ष्य होता है, उसको जो शक्ति पूरा करती है, उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ महिलाएं दिखती थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ क्यों नहीं दिखती? नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो हमारे लिए चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हमारे लिए सब एक हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी डरने और डराने वाली पार्टी है, जबकि हाथ निडरता का प्रतीक है। जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो उन्होंने हमारी माताओं बहनों के घर में लक्ष्मी शक्ति बढ़ाई या कम की? कम की ना। लोग कहते हैं कि यह आशीर्वाद होता है। यह आशीर्वाद बिल्कुल नहीं होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है सच्चाई से डरो मत। राहुल गांधी के हमले से झल्लाई बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल ने धर्म का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जिस प्रकार से हिंदू धर्म के भावनाओं को भड़का रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। आज महिला कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने पुनः हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है। मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, मां सरस्वती करोड़ों लोगों के भावनाओं के केंद्र हैं। जो है हिंदू नाम, हिंदू धर्म, देवी देवताओं, इन सब का के नाम का इस्तेमाल करके वोट बैंक लेना चाहते हैं। आपको आस्था किसी में नहीं है, ना हिंदुओं के में कोई आस्था है, ना देवी देवताओं में कोई आस्था है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नए प्रतीक चिन्ह और झंडे का अनावरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर राजस्थान के जयपुर के बिरला सभागार में आज किसानों की संसद लगी। इसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की एक बार फिर से यहां मांग दोहराई गई। तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया। दिल्ली की तरह जयपुर में भी सज गई किसानों की समानांतर संसद। बिरला विधानसभा में देश के तमाम 543 लोकसभा क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों के बीच गंभीर बहस हुई। ये संकल्प लिया गया कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। जो संसद चला रहे हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि संसद कैसे चलती है। वहाँ काले कानून लाए जाते हैं, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी मोशन के लाए जाते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि संसद कैसे चलती है। कोई सरकार हमें बताए कि हमने किसको तलवार मारी है, हमने किसको लठ मारा है। हमारा जो आंदोलन है, ये देश के अंदर पहला आंदोलन है जो 10 महीने से भी किसान का सब्र का बांध अभी तक नहीं टूटा। जयपुर की इस किसान संसद के जरिए किसानों ने आगे की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। किसानों को सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वक्त मैं संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान संसद में मौजूद हूँ। यहाँ पर पक्ष भी है और प्रतिपक्ष भी है। तीनों कृषि कानूनों के बारे में एक एक प्रावधान पर पूरी तरह उसमें चर्चा हो रही है। जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनको उनके दबाव में ये जो काम किया है, उसकी वजह से आज किसान इस कंडीशन में पहुंचा है।
हालांकि बीजेपी अब भी किसानों के आंदोलन को नाटक करार दे रही है, देश के किसानों को खुशहाल बता रही है। आम किसान, ये इसमें आप देखना कि किसान भी किसी पार्टी के लेबलाइज ही कुछ किसान इसके अंदर भाग लेंगे। आम किसान का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। हरियाणा के करनाल में सरकार को झुकाने के बाद किसानों ने अब देश भर में दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। किसान अब बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। और अब बात 30 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि इस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। गुरुद्वारे में अरदास, सिख समुदाय के लोगों से बात, चादर चढ़ाई और जलेबी का प्रसाद भी। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हर हाल में जीत चाहिए और इसके लिए वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। गुरुद्वारे में यहाँ दीदी पहुंची थी, घंटों के यहाँ लोग इंतजार कर रहे थे। दीदी ने गुरुद्वारे के कमेटियों से मिली है और बाकायदा एक तरह से मैसेज दी है। और हर बार दीदी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तब यहाँ गुरुद्वारा पहुंचती है और इस बार 30 सितंबर को बाई इलेक्शन चुनाव होना है और 3 अक्टूबर को परिणाम आना है और दीदी इसको लेकर आज गुरुद्वारा पहुंची थी। सिख समुदाय के लोग भी ममता बनर्जी से बातचीत कर खुश दिखे। लोग ममता बनर्जी का समर्थन करते दिखाई दिए। दीदी जो बोला हर एक बार हम लोग के पास इधर आती है, बराबर ही आती है। हम लोग का गुरु पर्व में जब भी आती है बराबर आती है, बहुत अच्छा से बातचीत करते हैं। कोई कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर की एक मस्जिद में भी पहुंची थी और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। भवानीपुर में 30 सितंबर को मतदान होना है और 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस नतीजे पर ही निर्भर है ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री का पद। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।